हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी का ही एक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये पेपर हुआ था 12 सितंबर 2025 शिफ्ट 3 को, और इस सीरीज में मैंने 12 सितंबर की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 इसका पेपर पहले ही डाल दिया है। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो सॉल्यूशन अभी तक आपको नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सब कुछ डाला हुआ है, और आगे के जो पेपर है वो भी उसी में आएंगे, तो आप उसको सेव करके भी रख सकते हो सो दैट कि आपको ढूंढना ना पड़े। और यहाँ पर अभी अपन जितना भी काम करेंगे वो सब आपको टेलीग्राम पर एज ए पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। तो अगर आपको रिटर्न सॉल्यूशन चाहिए तो वहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा अपना एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कि यूट्यूब पर मैंने नहीं डाल रखा, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। अगर यूट्यूब पे डाला हुआ है तो पहले यूट्यूब पे ही देख ले, उससे आपको एक तो वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा और दूसरा जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 0.3 ऑफ बी इक्वल टू 1/6 ऑफ सी देन फाइंड ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे 60% को आप 3/5 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 3/5 ऑफ ए इक्वल टू 0.3 को अपन 3/10 लिख लेते हैं, ऑफ बी इक्वल टू 1/6 ऑफ सी। देखिए जब कभी भी इस तरीके से आपको ए बी सी दे रखा हो और ए बी और सी इसका रेशियो पूछ रखा हो, तो इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है। यहां पर अपन क्या करते हैं, अगर मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए बी और सी के न्यूमरेटर को ए के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बी और सी का न्यूमरेटर क्या है, 3 और 1, तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 15। फिर अगर मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए ए और सी के न्यूमरेटर को मैं बी के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 एकम 3, 3 इंटू 10 30। और अगर मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मैं ए और बी के न्यूमरेटर को सी के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6 54। इसको अपन और फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कर दीजिए। 3 का 5 बार में, 3 का 10 बार में, और 3 का 18 बार में। तो ये आपका फाइनल रेशियो बन गया 5 10 18। ऑप्शन नंबर 1। ए कार ट्रेवल्स 0.875 किलोमीटर इन 1 मिनट, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 आवर 45 मिनट। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक कार है जो कि 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर चलती है। तो ये एक तरीके से उसकी स्पीड भी हो गई, लेकिन स्पीड जो है वो किलोमीटर पर मिनट में है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपन से पूछा जा रहा है कि 1 घंटे 45 मिनट में वो कितनी चलेगी। तो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, तो 60 प्लस 45 मतलब हो गया 105 मिनट। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर 1 मिनट में वो 0.875 चलती है तो 105 मिनट में वो 105 इंटू 0.875 किलोमीटर चलेगी। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो आपके चारों ऑप्शन है उनमें जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है। तो मैं इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से कर सकता हूं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 5 इंटू 5 हो गया आपके पास 25, तो यूनिट डिजिट आ गई 5, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सिंप्लीफाई। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, पहले और दूसरे को सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 7 प्लस रूट 2 इंटू 7 माइनस रूट 2, ये अपना एलसीएम बन जाएगा। तो ऊपर में इधर तो आ गया 7 माइनस रूट 2, और इधर आ जाएगा 7 प्लस रूट 2। फिर अपने पास है माइनस में 14/49 माइनस 2। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 और 7 आ गया 14, डिवाइड बाय, इसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म का बोल सकते हो, जो कि बराबर होता है अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं दोनों चीजें बराबर है आपस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आंसर क्या गया, 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए हाउस होल्ड ऑन फूड क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट इज इन द रेशियो 2:4:4। In the coming year, the cost of food is expected to fall by 10%, clothing to rise by 5%, and entertainment to fall by 15%. What is the percentage change in the total household expenditure? तो देखिए यहाँ पे अपन को फूड, क्लॉथ और एंटरटेनमेंट इन दोनों पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसका रेशियो दे रखा है। रेशियो है 2:4:4। आप चाहे तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इसको मैं कैंसिल आउट करके 1:2:2 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10 20 20 इस तरीके से भी लिख सकते हो। जो आपकी इच्छा हो आप वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर ये तो अपन को रेशियो दे दिया फूड, क्लोथिंग और एंटरटेनमेंट का। तो यहां पर मैं मान लेता हूं फूड पर जो खर्चा हो रहा है वो 1 रुपये हो रहा है।
क्लोथ पर 2 रुपए और एंटरटेनमेंट पे 2 रुपए। फिर बोला जा रहा है कि अगले साल फूड की जो कॉस्ट प्राइस है वो 10% गिर जाएगी, क्लोथ की जो है वो 5% बढ़ जाएगी और एंटरटेनमेंट की 15% गिर जाएगी। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो यहां पर आप देखिए अपन से परसेंट चेंज पूछ रहा है, तो अपन सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आने वाला है उसी को निकालेंगे। रुपीज में कितने का चेंज आता है, जैसे यहाँ पे मैंने फूड की जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपए मानी और ये 10% गिरेगी। गिरने का मतलब क्या हुआ, -10%। तो मैं बोल सकता हूं जो अगले साल अपने पास जो चेंज आएगा फूड पर वो आएगा 1 इंटू -10%, और 10% को मैं 10/100 लिख सकता हूं। फिर जो क्लॉथ की जो कॉस्ट प्राइस है उसको मैंने 2 रुपए माना है और ये 5% बढ़ेगी, बढ़ने का मतलब है +5%। तो जो चेंज आएगा वो +5% का आएगा और परसेंट को आप 5/100 इस तरीके से लिख सकते हो। और फिर जो एंटरटेनमेंट है उसकी कॉस्ट प्राइस मैंने 2 रुपए मानी और इसमें जो चेंज आएगा वो 15% का आएगा। 15% गिरेगी, गिरने का मतलब है -15%। तो इसको आप लिख सकते हो -15/100। तो ये अपना बनेगा ओवरऑल चेंज, जिसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास बन गया -0.1, ये बन गया 5 दूनी 10/100 मतलब 0.1, और ये 15 दूनी 30 मतलब -0.3। तो ये तो अपना कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल जो चेंज आया वो आया -0.3 का, और माइनस कहने का मतलब है कि ओवरऑल जो चेंज आएगा वो डिक्रीज में आएगा, मतलब जो ओवरऑल प्राइस है वो घट जाएगी। कितनी घटेगी, 0.3। तो यहां पर अपन को परसेंटेज में आंसर देना है। तो अब अपन को देखना है कि जो 0.3 है ये कितने पे घटेगी। तो जो अपन ने इनिशियल कॉस्ट प्राइस मानी थी वो 1, 2 और 2 मानी थी। तो जो ओवरऑल इनिशियल कॉस्ट प्राइस हुई वो कितनी हुई, 1 और 2 3, 3 और 2 5। दैट मीन्स कि 5 रुपए पे 0.3 का डिक्रीज हुआ है। तो परसेंट क्या बन जाएगा, 0.3/5 मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पर 5 से 20 बार में, और 0.3 इंटू 20 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 6%। दैट मीन्स कि 6% का डिक्रीज है। ऑप्शन नंबर 3। A and B invested 1,20,000 and 1,60,000 respectively. A remained for 10 months and B for 7 months. What is the total profit if B share is 16,800? तो देखिए बोला जा रहा है कि A और B दो लोग हैं और ये जो इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो आप निकाल लीजिए। तो A जो है वो 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 10 महीने के लिए। तो जो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बन जाएगा 1,20,000 इंटू 10। और बी जो है वो 1,60,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 7 महीने के लिए। तो जो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बन गया 1,60,000 इंटू 7। अब अपन को लेना है इसका रेशो, बिकॉज जो प्रॉफिट का रेशो होता है वो सेम टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है। तो जो प्रॉफिट इनमें डिवाइड होगा वो इसी रेशो में डिवाइड होगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये 4 जीरो आपके पास कैंसिल आउट हो गए, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 5 बार में। तो 5 दिए 15 और 7 दूनी 14। तो ये हो गया इनके प्रॉफिट का रेशो। अब बोला जा रहा है कि जो बी का शेयर है वो 16,800 है। दैट मीन्स की 14 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी 16,800, और आपसे पूछा जा रहा है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट होगा 15 + 14 29 यूनिट के बराबर। तो 14 से आप इसको काट सकते हैं, 14 का 14, 14 दूनी 28। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1200। तो 29 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 इंटू 1200। तो ये कितना आ गया अपने पास, 12 का 9 बार में 108, 10 कैरी चला गया, 12 दूनी 24 और 10 34, 34,800। ऑप्शन नंबर 1। Two individuals A and B have rented a field. A places 21 horses in the field for 6 months and 15 cows for 2 months. B add 15 cow for 6 months and 40 sheep for 7.5 months. If 3 horses consume the same amount of food as 5 cow and 6 cow eat as much as 10 sheep, what portion of the rent should A cover? तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो लोग हैं A और B, और ये मिलके एक फील्ड को रेंट करते हैं। मान लेते हैं ये एक अपनी फील्ड है जिसको इन दोनों ने मिलकर रेंट किया। अब बोला जा रहा है कि ए जो है वो 21 हॉर्सेज को 6 मंथ के लिए उसमें चराता है और 15 काऊ को 2 मंथ के लिए चराता है। फिर बी जो है वो 15 काऊ को 6 मंथ के लिए और 40 शिप को 7.5 महीने के लिए चराता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ए जो है वो उस पूरे एरिया का कितना पोर्शन कवर करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो जितना खाएगा उसको उतने ही एरिया की जरूरत पड़ेगी। यहां पर बोला गया है कि 3 हॉर्सेज जो है वो 5 काऊ के बराबर खाती है और 6 काऊ जो है वो 10 शिप के बराबर खाती है। तो यहां पे सबसे पहले तो अपन हॉर्स, काऊ और शिप इनका रेशियो निकाल लेते हैं कि ये कितना कितना खाते हैं। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले तो हॉर्स और काऊ का रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 5:3। और यहां पर अगर मैं काऊ और शिप का रेशियो देखूं तो ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में, और ये 5 बार में। तो ये भी अपने पास आ गया 5:3। तो यहां पर अपन कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं। कंबाइंड रेशियो कितना हो जाएगा, हॉर्स, काऊ, शिप। तो
तो ये है 5:3 और काऊ और शिप का भी है 5:3, तो कंबाइंड रेशियो बन गया 5 पंजे 25, 5 तिये 15 और 3 तिये 9। तो ये हो गया इनका कंबाइंड रेशियो। दैट मीन्स कि हॉर्स जो है वो 25 यूनिट खाता है, काऊ जो है वो 15 यूनिट खाती है और शिप जो है वो 9 यूनिट खाती है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, ए और बी इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया पोर्शन का रेशियो निकाल लेते हैं। ए जो है वो 21 हॉर्सेज को 6 मंथ के लिए इस्तेमाल करता है और एक हॉर्स जो है वो 25 यूनिट खाते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि 21 हॉर्स जो है वो 21 × 25 खाएंगे और कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 6। फिर इसके अलावा वो 15 काऊ को 2 मंथ्स के लिए चराता है और एक काऊ जो है वो 15 यूनिट खाती है, तो मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा 15 × 15 × 2। ये हो गया ए का पोर्शन। और बी की अगर मैं बात करूं तो बी जो है वो 15 काउज को 6 महीने के लिए चराता है और एक काऊ जो है गाय वो 15 यूनिट खाती है, तो 15 × 15 × 6 प्लस सेम तरीके से शिप जो है भेड़ वो 40 है और एक भेड़ 9 यूनिट खाती है, तो 40 × 9 और कितने महीने के लिए, 7.5 महीने के लिए। तो यहां पर इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे चाहे तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो भी आपके पास कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल कर दीजिए। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितने से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 15 से भी ये चला जाएगा। देखिए 15 से ये 15 तो अपना गया, इधर भी ये 15 गया, इधर यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 को मैं 2 भाग में तोड़ सकता हूँ, 7.5 × 2, ये 7.5 चला गया और ये 2 से 20 बार में। फिर सेम तरीके से 15 को मैं 5 × 3 तोड़ सकता हूँ, ये 5 से तो ये 5 बार में चला जाएगा और ये 3 से ये 7 बार में चला गया। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे और 15 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे ये 15 अपना गया, ये 15 गया। फिर 15 को मैं 5 × 3 बोल सकता हूँ, 5 से मैंने ये 4 बार में तोड़ा और 3 से ये 3 बार में तोड़ा और सेम तरीके से ये 5 से 1 बार में और ये 3 से 2 बार में। तो यहां पर इसके अलावा और 2 से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो उसको भी कर देते हैं, ये 2, ये 2, ये 3 बार में और ये 2 बार में। तो ये अपना क्या बन गया, ये बन गया 7 + 1 8 रेशियो, ये बन गया 3 और 2 × 3 6, 6 और 3 9। तो जो रेशियो आया वो 8:9 आया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ए जो है वो 8 यूनिट पोर्शन इस्तेमाल करता है आउट ऑफ 8 + 9 17 यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8/17, ऑप्शन नंबर 1। 2 individuals A and B rent a pasture. A uses 16 cows for a duration of 3 months and 20 sheep for 4 months and B uses 30 sheep for 6 months. If 4 cows are equivalent to 8 sheep, determine age portion of the rent. तो देखिए एकदम सेम पिछले बार जैसा ही सवाल है, अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था लगभग वैसा ही है। तो यहाँ पर अपन से बोला जा रहा है कि 4 काऊ जो है वो 8 शिप के बराबर है। यहाँ पर 2 ही एनिमल है, काऊ और शिप, तो इनका रेशियो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। काऊ और शिप का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2:1। 4 से आप इसको काट सकते हैं 2 बार में। तो यहाँ पर आप देखिए ए जो है वो 16 काऊ को इस्तेमाल करता है, तो फिर से ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं और ड्यूरेशन है 3 महीने। एक काऊ जो है वो 2 यूनिट खाती है, तो 16 × 2 × 3। इसके अलावा 20 शिप को इस्तेमाल करता है फॉर 4 मंथ और एक शिप 1 यूनिट खाती है × 4। ये हो गया ए का पोर्शन। और बी की अगर मैं बात करूं तो बी 30 शिप को इस्तेमाल करता है, एक शिप 1 यूनिट और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। बी बस केवल शिप ही है, काऊ नहीं है, तो केवल शिप आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो भी कैंसिल आउट हो उसको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 बार में, ये 4 से 1 बार में। 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, 2 से ये 15 बार में और 2 से ये 3 बार में। फिर इसके अलावा फर्दर तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो 4 दूनी 8, 8 थी 12, 4 दूनी 8, 8 थी 24, 24 + 20 ये बन गया 44 और 15 थी 45। तो यहां पर अपन से ए का पोर्शन पूछ रहा है, तो ए जो है वो 44 यूनिट इस्तेमाल करता है आउट ऑफ 44 + 45, मतलब कितना आ गया आपके पास, 89 यूनिट। 44/89, ऑप्शन नंबर 1। 3 group of students have average ages 18, 20 and 22 respectively. If the number of students in 3 groups is in the ratio 2:3:5, what is the overall average age? तो देखिए यहाँ पे अपन को 3 ग्रुप दे रखे हैं और उनका एवरेज दे रखा है 18, 20, 22। लेट्स से ए बी सी ये 3 ग्रुप है, इनका एवरेज अपन को दे दिया 18, 20, 22 और इनमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका रेशियो अपन को दे रखा है 2:3:5। तो यहां पर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट को 2, 3 और 5 भी मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि ए में 2 स्टूडेंट है, बी में 3 है और सी में 5 है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए का जो टोटल एज बनेगा वो क्या बनेगा, 2 × 18। एक स्टूडेंट का एज 18 है, 2 स्टूडेंट है तो 2 × 18। सेम तरीके से बी में जो टोटल एज बनेगा वो बनेगा 3 × 20 प्लस
सी में जो बनेगा वो बनेगा 5 × 22 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 2 और 3 5, 5 और 5 10। तो यहां पे अपन को ओवरऑल एवरेज एज मिल जाएगा 18 दूनी 36, 20 दिए 60 और 22 पंजे 110 डिवाइड बाय 10 अगर आप करेंगे तो ये अपने पास आ गया 6 और 3 6 9, 9 और 11 20, हाँ 20, तो 20.6 ऑप्शन नंबर 2। The average of 11 numbers is 68 if the average of the first 5 is 63 and the average of the last 5 is 72, find the sixth number। तो देखिए यहाँ पे अपन को 11 नंबर का जो एवरेज है वो 68 दे रखा है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सम को बराबर करते हैं। मैं बोल सकता हूं इन 11 नंबर का जो सम होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 11 × 68। दिस इज इक्वल टू, यहां पर बोला गया है कि शुरुआती 5 नंबर का एवरेज 63 है, तो इन 5 का जो सम होगा वो बन जाएगा 5 × 63। फिर बोला गया कि लास्ट के 5 का एवरेज 72 है, अपन से 6 नंबर पूछ रहा है। अगर मैं 11 नंबर की बात करूं तो 11 को मैं 5, 1 और 5 इसमें तोड़ सकता हूं। तो ये हो गए अपने स्टार्टिंग के 5, ये हो गए लास्ट के 5 और एक ये बीच का नंबर जो कि 6 नंबर है। तो इस 6 नंबर को मैं x मान लेता हूं और ये लास्ट का जो 5 नंबर है इनका एवरेज 72 है, तो इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 5 × 72। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी टोटल 11 नंबर हो गए, 5 और 5 10, 10 और 1 11, और यहां पर भी 11 नंबर। तो इन दोनों को मैंने क्या करा, इक्वल कर दिया। तो यहां पर इसको सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू अपन को निकालनी है, 11 × 88 की 8, 8 कैरी चला गया, 66 और 8 74, 74, 5 × 15 की 5, 1 कैरी चला गया, प्लस x प्लस 5 दूनी 10 की 0, 1 कैरी चला गया, दैट इज 360। तो x कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 748 माइनस 5, 6 और 1 7, 3 और 3 6, तो कितना आ गया, 8 में से 5 गया 3, 14 में 7 गया 7, 73 ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब 6th नंबर जो है वो 73 के बराबर है। What is the average of all integers between 300 and 450 that are exactly divisible by 13? तो यहां पर 300 और 450 के बीच में जितने भी इंटीजर है जो कि 13 से डिवाइड होते हैं उनका एवरेज अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो अपन पहला नंबर निकालते हैं कि पहला नंबर कौन सा होगा। तो यहां पर अपन क्या करें, 300 को 13 से डिवाइड करते हैं। 300 को अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकाल लीजिए, 13 2 = 26 और 40 बन गया, 40 का मतलब 13 3 = 39। इसका मतलब 1 रिमाइंडर आ रहा है। 1 रिमाइंडर आने का मतलब है कि अगर 300 में से मैं 1 घटा दूं तो जो नंबर आएगा वो 13 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 299 जो है वो 13 से डिवाइड होगा, लेकिन 299 को अपन नहीं ले सकते बिकॉज 299 जो है वो 300 से कम है। अपन को केवल 300 से बड़े नंबर लेने हैं। तो फिर 299 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा जो 13 से डिवाइड होगा, तो उसमें आप 13 जोड़ दीजिए, तो 299 + 13 दैट इज 312। तो 312 जो है वो 13 से पहला नंबर है जो 300 के बाद है और डिवाइड होगा। अब मैं बोल सकता हूं कि इसमें अगर मैं 13 जोड़ते जाऊं तो मेरे को सारे नंबर मिलते जाएंगे। जैसे अगर मैं 13 इसमें जोड़ता हूं तो ये बन जाता है 325। इसका मतलब 325 भी 13 से डिवाइड होगा। सारे नंबर निकालने की अपन को जरूरत नहीं है, मेनली अपन को पहले और आखिरी नंबर की जरूरत है। आखिरी नंबर के लिए 450 को आप 13 से डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 13 का 3 बार में 39 होता है और ये 60 बन गया, और 13 का 4 बार में 52, तो 8 रिमाइंडर बच गया। 8 रिमाइंडर कहने का मतलब है कि अगर मैं इसमें से 8 घटा दूं तो जो नंबर आएगा वो 13 से डिवाइड होगा, और अपन को 450 से छोटे नंबर चाहिए, तो इसमें से आप 8 घटा दीजिए तो वो बन जाएगा 442। इसका मतलब 442 जो है वो 13 से डिवाइड होने वाला आखिरी नंबर बनेगा जो कि 450 से कम होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जितने भी नंबर है उन सब का जो डिफरेंस है वो बराबर है। डिफरेंस बराबर कहने का मतलब है कि ये सब नंबर एपी में है। जब कभी भी आपको एक एपी दे रखी हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उस केस में जो एवरेज होता है वो हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 होता है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अगर आप करेंगे तो 2 और 2 4, 1 और 4 5, 3 और 4 7 डिवाइड बाय 2। 2 का ये 3 बार में 6, 7 बार में 14, 7 बार में 14, 377 ऑप्शन नंबर 2। इवेल्यूट, तो चलिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 12.5% है। 12.5 का मतलब क्या हो गया, तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2%। परसेंट हटा के नीचे में अपन क्या करते हैं 100 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 560 प्लस 66 2/3। इसका मतलब होता है 200/3। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 66 × 3 हो जाता है 198, 198 + 2 200, तो ये बन गया 200/3 और परसेंट हटा के नीचे में 100 मल्टीप्लाई 240। तो देखिए यहाँ पे आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये 25 का 4 बार में हो जाता है, ये 4 × 2 8 और 8 से ये 70 बार में, 8 7 जो 56, तो ये आ गया 70। ये 2 0 आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का कितनी बार में 8 बार में 24, तो ये आ गया 80। तो ये आ गया 70 + 80 × 2 160, तो कितना आ गया आपके पास 230 किलोमीटर।
ऑप्शन नंबर 2। ए वेंडर सेल शर्ट एट 500 ईच अर्निंग ए 2% कमीशन एंड टाई एट 150 ईच विथ ए 12% कमीशन। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वेंडर है जो कि 500 रुपए में एक शर्ट बेचता है और उस पर उसे 2% कमीशन होता है। तो जब कभी भी कमीशन की बात की जाती है तो जितनी सेलिंग प्राइस बनती है उसी पे कमीशन निकाला जाता है। अगर उसने 500 रुपए में बेची तो जो उसका कमीशन होगा वो 500 का 2% होगा। सेम तरीके से अगर वो टाई 150 रुपए में बेचता है और टाई पर अगर 12% का कमीशन है तो एक टाई पर जो वो कमाएगा 150 का 12%। अपन से बोला जा रहा है कि अगर वो एक दिन में 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो उसका पूरे महीने का कमीशन क्या होगा, मतलब 30 डेज का कमीशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक दिन का उसका जो टोटल कमीशन है उसको निकाल लेता हूं। अब यहां पर बोला जा रहा है कि एक शर्ट की कीमत 500 रुपए और एक शर्ट पे 2% का कमीशन है तो कितना आ जाएगा, 500 का 2%। ये हो गया एक शर्ट का कमीशन। एक दिन में 3 शर्ट बेचता है तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो गया 3 शर्ट का कमीशन। और अगर मैं टाई की बात करूं तो एक टाई की कीमत 150 है जिसपे 12% का कमीशन है। तो टाई पर जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 150 का 12% और एक दिन में 4 टाई बेचता है तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां पर आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये दो जो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 50 का 3 बार में, 50 का 2 बार में, 2 का 6 बार में। तो देखिए कितना हो गया, 5 दूनी 10 इंटू 3 मतलब 30 प्लस 6 × 18, 18 चौको 72। तो ये अपने पास आ गया 102 रुपए। एक दिन में वो 102 रुपए कमाता है तो 30 दिन में कितना कमाएगा, तो 102 इंटू 30। तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3060 रुपए। ऑप्शन नंबर 3। A fruit seller sell apple at a loss of 5% on the cost price but uses a weight that is 20% less than the actual weight. Find his total profit percent. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन है। जब कभी भी इस तरीके से बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आए तो उस केस में मेनली अपन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो पे चलते हैं। बोला जा रहा है कि जो फ्रूट सेलर है वो कॉस्ट प्राइस पर 5% का नुकसान झेल रहा है। दैट मीन्स कि अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो उसको 95 रुपीज ही मिल रहे हैं। 100 रुपए की चीज को वो 95 में बेच रहा है, ऐसा वो क्लेम करता है। जरूर नहीं है कि जो वो क्लेम कर रहा है वो सही हो। आगे बोला गया है कि वो 20% लेस वेट का इस्तेमाल करता है। 20% लेस वेट का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई ग्राहक उसके पास आया और ग्राहक ने उससे 100 ग्राम एप्पल खरीदे तो अब क्या होगा, जो ग्राहक है उसको लग रहा है कि वो पूरे 100 ग्राम उसको मिल रहे हैं, इसलिए सेलिंग प्राइस जो वो देगा वो पूरे 100 ग्राम का देगा। लेकिन असलियत में दुकानदार क्या करेगा, 100 ग्राम की जगह 20% कम, 100 का 20% कम अगर आप करेंगे तो 80 आएगा। दैट मीन्स कि 80 ग्राम ही बेचेगा। और अगर वो 80 ग्राम बेच रहा है तो जो दुकानदार है उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो 80 ग्राम का ही पड़ेगा। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस 80 ग्राम का है लेकिन सेलिंग प्राइस पूरे 100 ग्राम का मिल रहा है। तो ये बन गया अपना रेशियो। तो ये कंबाइंड रेशियो पर निकालते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आमने सामने आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 100 से 100 गया, ये 5 का 16 बार में और ये 5 का 19 बार में। तो कंबाइंड रेशियो बना 16:19। दैट मीन्स कि 3 रुपए का फायदा है कितने पे, 16 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 16 का अपने पास कितनी बार में हो जाता है, 8 का 12.5 बार में होता है। तो 16 का हो जाएगा उसका आधा, दैट मीन 6.25 बार में। तो ये आ गया अपने पास 18.75%। ऑप्शन नंबर 4। The profit made on an item sold for 2200 is equal to the loss incurred when it is sold for 1800. What will be the profit or loss percentage if the item is sold for 2050? तो देखिए बोला जा रहा है कि किसी आइटम को 2200 रुपए में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है वो बराबर है 1800 रुपए में बेचने पर जितना नुकसान होता है उसके। तो यहां पर अपन जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा बराबर रहती है, भले ही मैं 2200 में बेचूं या 1800 में बेचूं, कॉस्ट प्राइस तो हमेशा बराबर रहेगी। तो कॉस्ट प्राइस को मैंने सीपी मान लिया, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 2200 माइनस सीपी। और लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मैंने सीपी माना, सेलिंग प्राइस है 1800। तो यहां पर जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही रुपए का लॉस हो रहा है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। तो ये अपने पास बन गया 2 CP इक्वल टू 4000, तो 1 CP इक्वल टू आ गया 2000। दैट मीन्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गई 2000 रुपए। अब बोला जा रहा है कि अगर मैं इसको 2050 में बेचता हूं तो मेरे को कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 2000 रुपए की चीज को अगर मैंने 2050 में बेचा है तो 50 रुपए का फायदा है कितने पे, 2000 रुपए पे, मल्टीप्लाई 100%। देखिए ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5/2 मतलब 2.5%। इसका मतलब 2.5% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 3। ए मोबाइल फोन रिटेलर सेल्स ए फोन फॉर ₹P and earns a profit of 20% for a special festive offer.
he marks the same phone at 1.5p. At the offer he provides a discount of 10%. What will be the percentage profit that he will make during the festive offer? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन रिटेलर है जो कि एक फ़ोन को p रुपीज़ में बेचता है और इस पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो p की कुछ वैल्यू भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है, तो अगर मैं p की वैल्यू 12 मान लूँ, तो जैसे अगर मैंने सेलिंग प्राइस को 12 रुपीज़ मान लिया, तो यहाँ पर मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। बिकॉज 12 पे 20% का प्रॉफिट मतलब आप बोल सकते हो कि ये आ जाएगा, ये जो 12 है वो 120% की वैल्यू है और यहाँ पर अपन को कॉस्ट प्राइस निकालनी है जो कि 100% होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट होकर 10 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 रुपये आ गई। इसको अपन SP1 मान लेते हैं क्योंकि अपन से आगे बोला जा रहा है कि अपन ने सेम फोन की जो मार्क प्राइस है उसको 1.5p सेट करा है। अगर मैंने p 12 माना था तो 1.5p क्या हो जाएगा, तो मार्क प्राइस जो है वो अपने पास हो जाएगी 1.5 इंटू 12, दैट इज 18 रुपये। तो जो मार्क प्राइस है वो 18 रुपये हो गई और इस पर अपन ने 10% का डिस्काउंट दिया है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आई, तो अपन से पूछा जा रहा है कि उस सेलिंग प्राइस पर मुझे कितने % का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सेलिंग प्राइस अपन को निकालनी पड़ेगी। लेट्स से SP2 बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 18 रुपये पे 10% का डिस्काउंट दिया है। मार्क प्राइस को अपन हमेशा 100% मानते हैं, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितना बन गया, 100 माइनस 10 मतलब 90%, तो 18 का 90%। तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 0 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो आप इसको चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए तो इसको मैं लिख देता हूँ 18 इंटू 9 बटा 10। तो 18 इंटू 9 कितना हो गया अपने पास, ये हो जाता है 162/10। तो ये अपने आ गई सेलिंग प्राइस 2। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम रहती है, कॉस्ट प्राइस कभी भी नहीं बदलती। तो जो अपन को परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो किस पर करना है, 10 रुपये पर। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो इनका रेशो ले लीजिए, 10 रेशो 162/10। तो ये 10 से अगर आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रेशो 162 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 100 रुपये की चीज़ को मैंने 162 में बेचा है, दैट मीन्स कि कितने % का प्रॉफिट है, 62% का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। A shopkeeper marked an item 25% above its cost price during a sale. He offered a discount of 10%. What was his profit %? तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर अपने आइटम को मार्क करता है और सेल के दौरान वो 10% का डिस्काउंट देता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब कभी भी आपको इस तरीके से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो दे रखा हो, आप चाहे तो यहाँ पे रेशो निकाल सकते हैं। जैसे कि 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 रुपए पे 1 का इंक्रीज। तो अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है तो मार्क प्राइस बन जाएगी 5 रुपए। तो ये हो गया रेशो। तो यहां पर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस % डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट %। यहाँ पे % ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो बीच में प्लस साइन लेना है और अगर लॉस हुआ है तो माइनस साइन। तो यहाँ पर आप देखिए मार्क प्राइस है 5 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 4 रुपए, 100 और बोला जा रहा है प्रॉफिट %, तो प्लस साइन लेंगे, डिवाइड बाय डिस्काउंट है 10% का, तो 100 माइनस 10। तो यहाँ पर देखिए 100 माइनस 10 हो गया 90। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90 इंटू 5 हो गया अपने पास 450। ये बन गया 400 प्लस 4p। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50/4, दैट इज 12.5%। इसका मतलब 12.5% का प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर 2। A shopkeeper marks his good at 60% above the cost price. He allows a discount of 25% on the mark price. If he also gives an additional cash discount of 150 and still makes a profit of 14% on the cost price, what is the cost price of the goods? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि अपने गुड्स की मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 60% ऊपर मार्क करता है। इस पर वो 25% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद एडिशनल कैश डिस्काउंट देता है 150 रुपीज का। इस पर जो प्रॉफिट होता है उसको वो 14% का होता है। तो अपन से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100x मान लेते हैं। यहाँ पर मैं x इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर एक कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो, ये 150 अलग है और ये 100 अलग है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पे मैंने x लगा दिया। तो अब देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, तो जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 60% ऊपर है। तो 100x का अगर आप 60% निकालेंगे तो वो 60x आएगा, दैट मीन्स की मार्क प्राइस बन गई 160x। फिर बोला जा रहा है कि अपन ने इस पे 25% का डिस्काउंट दिया। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसी को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो 25% का मतलब हो जाता है अपने पास 1/4।
मतलब 4 रुपए पे 1 का डिस्काउंट, तो कितनी सेलिंग प्राइस बन जाएगी, तो ये अपने पास बन जाएगी 3/4। फिर इसके बाद अपन ने 150 रुपए का और कैश डिस्काउंट दिया, तो जो ओवरऑल फाइनल सेलिंग प्राइस अपनी बनेगी वो बनेगी 160x इंटू 3/4 माइनस 150 रुपीज। तो ये जो 150 है रुपीज में है, इस वजह से यहां पर अपन एक्स लेके चल रहे थे, अदरवाइज कंफ्यूजन के कारण अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, जो कि मामला गलत हो जाता। कभी भी आप इसमें ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये आपने मानी है और ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जो मानी हुई वैल्यू और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो दोनों अलग अलग होती है, उनको ऐसे डायरेक्ट अपन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 का 40 बार में चला जाएगा, तो ये अपने पास आ गया 120x माइनस 150। तो जो अपनी सेलिंग प्राइस बनेगी वो ये बनेगी, और अपन से बोला जा रहा है कि जो अपन प्रॉफिट हो रहा है वो 14% का हो रहा है। तो अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करके सेलिंग प्राइस निकालूं तो सेलिंग प्राइस यहां से कितनी बन जाएगी, तो 100x पर 40% का इंक्रीज, तो कितना बन गया 114 पर x। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि दोनों सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों को आप इक्वल कर सकते हो। तो 120x माइनस 150 इक्वल टू 114x। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। 120 माइनस 114 करोगे तो 6x आ जाएगा, इक्वल टू ये हो गया 150। तो x से 6 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 25 बार में, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 25। और कॉस्ट प्राइस अपन से पूछ रहा है जो कि अपन ने 100x मानी थी, तो कितना आ गया 100 इंटू 25, दैट इज इक्वल टू 2500। ऑप्शन नंबर 2। हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट केजीज ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 पर केजी must be mixed with 25 kg of sugar costing 32 per kg so that a 15% gain may be obtained by selling the mixture at 43.7 per kg। तो देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो तरह की शुगर है, एक है 45 पर केजी और एक है 32 पर केजी। इन दोनों को अपन मिला रहे हैं और जो मिक्सचर है उसको 15% के फायदे के बाद 43.7 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहां पर अपन से पूछा जा रहा है कि जो पहली 45 रुपए पर किलो वाली शुगर है उसको कितना मिलाया, ये दूसरी तो 25 किलो अपन को दे रखी, पहली वाली की वैल्यू नहीं दे रखी, यही अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन के लिए सबसे पहले यूनिट अपन को सेम रखनी पड़ती है। जैसे यहां पर ये 45 पर किलो कॉस्ट प्राइस है, यहां पर भी ये 32 पर किलो कॉस्ट प्राइस है, तो ये जो आपको दे रखी है वैल्यू, इसको भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ये 43.7 क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस पर अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले यहां पर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। बोला जा रहा है कि 15% का फायदा हो रहा है, कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100% मानूं तो 15% के फायदे के बाद सेलिंग प्राइस बन गई 115%। इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 43.7, तो यहां पर आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 43.70 कर दीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 100% कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 43.7 डिवाइड बाई 115 इंटू 100। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये अपने पास आ गया 4370/115। 115 का सबसे पहले तो 3 बार में चला जाएगा, 345, 437 माइनस 345 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 55 प्लस 37, दैट इज आ जाएगा 92। 92 का मतलब बन गया 920, और 115 का 8 बार में हो जाएगा आपके पास 920, तो ये आ गया 38। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस बन रही है मिक्सचर की वो बन रही है 38 रुपीज पर केजी। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि 45 रुपए पर किलो वाली शुगर है और इधर है 32 रुपए पर किलो वाली, और जो मिला के बन रही है वो बन रही है 38 रुपए पर किलो। तो यहां पर आप इस तरीके से मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा सकते हैं। जिधर की साइड एरो जा रहे हैं उस साइड आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 45 में से 38 जाएंगे तो 7, और 38 में से 22 घटाएंगे तो 6। तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 6:7। मतलब अगर मेरे को 45 रुपए पर किलो वाली शुगर मिलाना है तो उसको 6 यूनिट मिलाना पड़ेगा, और 32 रुपए वाली शुगर को मेरे को 7 यूनिट मिलाना पड़ेगा। 32 रुपए वाली शुगर को अपन 25 किलो ले रहे हैं, दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ 7 यूनिट की वैल्यू मेरे को 25 किलो दे दी, तो अपन को 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 7 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 का 3 बार में 21, 40 बन गया, तो 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3.57, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू 3.57। 7 6 42 की 2, 4 कैरी चला गया, 6 पंजे 30 और 4 34 की 4, 3 कैरी चला गया, 6 3 18 और 3 21, 21.42। और यहां पर जो अपन को आंसर देना है वो अप्रोक्सीमेट देना है, तो उस हिसाब से अपन बोल सकते हैं 21 kg। ऑप्शन नंबर 3। A right circular cone has a radius of 7 cm and height of 24 cm. What is the slant height? तो देखिए यहाँ पे अपन से स्लेंट हाइट पूछा जा रहा है। अपन जानते हैं रेडियस हाइट और स्लेंट हाइट मिला के राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, जहां पे स्लेंट हाइट जो है वो परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनियस होती है। तो यहां पर आप बोल सकते हो 7 24 25, ये अपना ट्रिपलेट होता है। तो मैं बोल सकता हूं स्लेंट हाइट क्या हो जाएगा, 25 के बराबर। ऑप्शन नंबर 1। A lent rupees 5000
to B for a duration of 2 years and 3,000 to C for a period of 4 years, both at the same simple interest rate. In total, he received 2,200 as interest from both borrowers. What is the rate of interest per annum? तो देखिए बोला जा रहा है कि ए जो है वो 5,000 रुपए बी को देता है 2 साल के लिए और 3,000 रुपए सी को देता है 4 साल के लिए, दोनों को सेम सिंपल इंटरेस्ट रेट है और अपन को बोला गया है कि टोटल 2,200 रुपए एज ए इंटरेस्ट उसको मिलते हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिए। तो यहां पर पहले वाले केस में प्रिंसिपल है 5,000, रेट दोनों में बराबर है तो उसको मैं R% ही मान लेता हूं और टाइम है 2 साल डिवाइड बाय 100, इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे वाले केस में प्रिंसिपल है 3,000, रेट को वही R% और टाइम है 4 साल डिवाइड बाय 100, इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको मिला के दे दी 2,200 रुपए के बराबर। तो यहां से आप R की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, इधर भी 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, मतलब ये आपके पास बन गया 100, 30 इंटू 4 120, तो ये बन गया आपके पास 100R प्लस 120R दैट इज 220R इक्वल टू 2,200। तो कितना आ जाएगा ये R इक्वल टू 10%। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ऑप्शन नंबर 1। A triangular prism has base area of 25 centimeter square. If height is increased by 20%, what is the new volume? Original height was 10 centimeter. तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ट्राइंगुलर प्रिज्म कहने का मतलब है कि जो उसका बेस और टॉप होगा वो ट्राइंगल की शेप का होगा, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इनके जो कोरस्पोंडिंग पॉइंट है उनको आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये बन गया अपना एक ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ पर अपन को इसका जो बेस एरिया है वो दे रखा है और हाइट जो है ओरिजिनल हाइट 10 सेंटीमीटर है। अगर हाइट को 20% बढ़ा दिया जाए तो अपन से नया वॉल्यूम पूछ रहा है। तो देखिए जो प्रिज्म होता है उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पर आपको बेस का एरिया दे रखा है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो उतना ही है जितना पहले था। बेस का एरिया है 25, ये जो हाइट है इसको मैं 20% बढ़ा रहा हूं। हाइट अपन को 10 सेंटीमीटर दे रखी, तो अगर आप 10 पे 20% का इंक्रीज करेंगे तो हाइट कितनी बन जाएगी, 20% मतलब हो गया आपके पास 2/10, तो अपनी जो हाइट है वो बन जाएगी 12/10, तो यह आ गया 12 के बराबर। तो जो नई हाइट है वो बन गई 12 सेंटीमीटर। तो जो अपना वॉल्यूम होगा वो होगा 25 इंटू 12 दैट इज 300 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3। A circular disc radius is decreased by 10%. What is the percentage decrease in its area? देखिए बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है कुछ इस तरीके की, इसकी रेडियस 10% कम की जाती है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इसके एरिया में कितना डिक्रीज होगा। तो जो सर्कुलर डिस्क है उसका एरिया अपन लिखते हैं πr², सर्कल का एरिया। तो यहां पर आप देखिए रेडियस जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई होती है, और अगर मैं रेडियस को 10 से डिक्रीज कर रहा हूं, 10% डिक्रीज कर रहा हूं, तो यहां पे जो अपन फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज का, जो कि होता है x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100। x1 और x2 उनके साइन के साथ आते हैं, अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस साइन और डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन। तो यहां पे डिक्रीज हुआ है कितने का, 10% का, तो x जो है वो -10 बन जाएगा। और यहां पर दोनों r ही है, दैट मीन्स कि दोनों वैल्यू सेम है, तो आप दोनों को -10 पुट कर सकते हैं। तो ये कितना बन गया अपने पास बटा 100, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया अपने पास, ये आ गया -20 और ये माइनस माइनस प्लस बन गया और 100/100 1, तो ये आ गया अपने -19%। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो है वो 19% का डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर 2। माइनस साइन आने का मतलब है कि डिक्रीज हुआ है, अगर प्लस साइन आता तो इंक्रीज होता। यहां पर अपन से पूछ ही रहा है कि कितने परसेंट का डिक्रीज है, तो यहां पर अपन बोल सकते हैं 19% का डिक्रीज है। ए बिल्डर हैज 100 मीटर ऑफ फेंसिंग वायर, ही कैन यूज दिस वायर टू एनक्लोज ए सर्कुलर गार्डन और ए स्क्वायर गार्डन। If he wants to maximize the enclosed area, what is the approximate ratio of the area of the largest possible circular garden to the area of the largest possible square garden using the entire 100 meter of wire? तो देखिए यहाँ पे अपन से बोला जा रहा है कि एक बिल्डर है जिसके पास 100 मीटर का फेंसिंग वायर है। वायर कुछ इस तरीके का लंबा आप कह सकते हैं, एक रस्सी के टाइप का, और इससे 2 तरह के गार्डन वो बना रहा है। एक तो है सर्कुलर गार्डन और एक है स्क्वायर गार्डन। तो अपन से बोला जा रहा है कि अगर वो पूरे वायर को इस्तेमाल करता है सर्कुलर गार्डन के लिए भी स्क्वायर गार्डन के लिए भी, तो सर्कुलर गार्डन और स्क्वायर गार्डन का लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया का रेशियो क्या होगा। तो यहां पर आप देखिए जब कभी भी अपन इस तरीके से किसी भी वायर से एक सर्कुलर गार्डन बना रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि जो वायर इस्तेमाल होगा वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर इस्तेमाल होगा।
इसका मतलब जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है वो इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर। अगर मैं सर्किल की रेडियस को r मान लूं तो यहां पर अपन जानते हैं कि सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है वो होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r इक्वल टू हो जाएगा 100। लेकिन यहां पर अपन जो रेशियो ले रहे हैं वो एरिया का ले रहे हैं, तो यहां पे पहले मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं, रेडियस इक्वल टू बन जाएगी अपने पास 50 बाई पाई, और एरिया अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया पाई इंटू 50 बाई पाई डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 50 बाई पाई। तो देखिए एक पाई तो आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 50 इंटू 50 बन गया 2500, और पाई को आप चाहे तो लिख सकते हैं 22/7, तो ये ऊपर में जाके बन जाएगा 7/22। यहाँ पर और थोड़ा फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से ही 11 बार में, 2 से ही 1250 बार में, तो जो आपका एरिया बनेगा वो बनेगा 1250 इंटू 7/11। इसको अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर की साइड को अगर मैं ए मान लूँ तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो होता है 4a, दैट मीन्स की 4a जो है वो अपने पास हो गया 100 के बराबर। तो यहां से आप a निकाल सकते हैं, a आ जाएगा 25, और अपन को जो रेशियो लेना है वो एरिया का लेना है। स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर, दैट इज 625। तो यहाँ पे जो सर्किल का एरिया था वो था अपने पास 1250 इंटू 7/11, और ये जो स्क्वायर का एरिया है वो है 625। तो यहाँ पर आप देखिए 625 का ये 2 बार में होता है 1250, तो ये बन गया 7 दूनी 14/11 रेशियो 1। तो यहाँ पर वैसे तो रेशियो अपने पास 14:11 आएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अपन को 14:11 तो नहीं दे रखा, उसने डिसमल में ऑप्शन दे रखे, तो ये 14/11 को मेरे को डिसमल में लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं 14 को 11 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 1.14 माइनस 11 बन गया 3, 3 का मतलब 30, और 11 दूनी 22, तो ये 1.2 रेशियो 1 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। A vertical cylindrical container is filled with oil. A solid hemispherical stone of radius 7 cm is immersed completely and the oil level rises by 3 cm. What is the radius of cylinder? तो देखिए यहाँ पे अपन को एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दे रखा है और बोला जा रहा है कि इसमें जब अपन हेमिस्फेरिकल स्टोन डालते हैं जिसकी रेडियस अपन को दे रखी है, तो जो ऑयल का लेवल है वो 3 सेंटीमीटर राइज कर जाता है। तो यहां पर अपन मान सकते हैं कि कुछ लेवल तक ऑयल भरा हुआ होगा, कुछ इस तरीके से। इसमें जब मैंने ये हेमिस्फेरिकल स्टोन डाला तो मैं बोल सकता हूं कि जितना हेमिस्फेरिकल स्टोन का वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम का लेवल राइज किया होगा। तो यहां पर ये जो वॉल्यूम का लेवल राइज करेगा ये किस शेप में करेगा, ये सिलेंडर की शेप में करेगा। मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो लेवल है ये राइज हो गया, और ये कितना राइज हुआ, तो ये 3 सेंटीमीटर राइज हुआ। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये जो वॉल्यूम है ये बराबर है अपने पास इस स्टोन के वॉल्यूम के। तो ये अपना जो वॉल्यूम होगा ये एक तरीके से सिलेंडर की शेप का है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर रेडियस अपन को निकालनी है, हाइट कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर इक्वल टू, और जो हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पर इसकी रेडियस अपन को दे रखी है 7, तो ये बन गया 7 का क्यूब। देखिए ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो आर इक्वल टू मैं बोल सकता हूं कि इसको मैं जैसे आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इंटू 7 दूनी 14 इस तरीके से लिख सकता हूं। तो रेडियस क्या बन गया अपने पास 7/3 √14। ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे स्क्वायर से, और 14 का बन जाएगा √14। तो यहां पर आप देखिए आपको जो आंसर दे रखे हैं वो डिसिमल में दे रखे हैं, तो √14 की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। वैसे आप चाहे तो √14 को 4 के बराबर तो नहीं मान पाएंगे, बिकॉज 16 जो है वो 4 के बराबर होता है और 16 से ये कम है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट निकालना चाहूं तो उसका डायरेक्ट तरीका होता है। तो देखिए 14 जो है वो 16 के नजदीक होता है, तो इसका तरीका क्या है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहां पे आप लिख दीजिए 4, और 14 जो है वो 16 से कम होता है तो माइनस साइन, कितना कम होता है 2 कम होता है तो 2 डिवाइड बाय इस 4 का डबल तो 8, तो ये आ गया आपके पास 2/8 मतलब 1/4 मतलब 0.25, तो ये बन गया 3.75। तो जो √14 है उसका स्क्वायर रूट लगभग 3.75 के करीब होगा, तो ये अपने पास बन गया 7/3 इंटू 3.75। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये 3 से अपने पास 1.25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 पंजे 35 5 3 कैरी चला गया, 7 दूनी 14 3 17 के साथ 1 कैरी चला गया, तो ये आ गया 8.75, ऑप्शन नंबर 3। A sector of a circle has a central angle of 120 degree and a radius of 7 centimeter. Another sector of the same circle has a central angle of 2π/3 radians. What is the ratio of area of the first sector to the area of the second sector? तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक सर्किल है, इसका एक सेक्टर अपन ले रहे हैं जिसका सेंट्रल एंगल अपन को दे रखा है 120 डिग्री और इसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। फिर यहां पर सेम सर्किल में एक दूसरा सेक्टर ले रहे हैं अपन जिसका सेंट्रल एंगल अपन को दे रखा है 2π/3 रेडियन, और अगर सर्किल सेम है तो ऑब्वियसली रेडियस भी सेम रहेगी, तो इसकी भी रेडियस 7 ही बनेगी।
तो यहाँ पे अपन को पहले वाले सेक्टर का दूसरे वाले सेक्टर के एरिया से रेशियो लेना है। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर दोनों सर्किल मतलब दोनों सेक्टर जो है वो सेम सर्किल में, तो दोनों की रेडियस बराबर होगी। तो जब मैं रेशियो लूंगा तो ये पाई आर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये नीचे का 360 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो रेशियो है वो केवल और केवल एंगल पर डिपेंड करेगा। जितना बड़ा आप एंगल बढ़ाएंगे उतना ही एरिया अपना बढ़ता जाएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं पहले वाले का एंगल है 120 डिग्री, दूसरे वाले का है 2π/3। ये रेडियन में, तो रेडियन को अपन डिग्री में चेंज कर लेते हैं। 1π इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो ये अपने पास बन जाएगा 2 इंटू 180/3। तो ये आप देखिए कितना हो गया, 3 से 60 बार में, और 60 दूनी 120। तो ये भी एक तरीके से आ गया 120। तो अगर आप रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1। दैट मीन्स कि दोनों एरिया का जो रेशियो है वो है 1:1। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी नई वीडियोज आपके लिए मिलती रहेगी। मैं कोशिश करता हूं कि हर दिन मैं सुबह 10 बजे एक वीडियो डाल पाऊं। कभी कभार थोड़ा हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।